नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज का सत्र भी हर सत्र की तरह बहुत ही अलग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के एक ही सत्र में हम वैद्यनाथ मिश्र यानी बाबा नागार्जुन की 6 कविताओं पर बात करने वाले हैं एक साथ, जिनका उपनाम था यात्री। बिहार में जन्मे और एक लंबी आयु जीने के बाद, एक अच्छा साहित्यिक जीवन जीने के बाद आपने बिहार में ही अंतिम सांस ली। आप एक कोई साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं थे, बल्कि आपको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। आप बंगला और मैथिली, संस्कृत, इन सभी भाषाओं के पारखी थे। हिंदी पर तो आपका अधिकार था ही, और इन सभी भाषाओं के आपने श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद भी किए और स्वयं इन भाषाओं में सृजन भी किया। आपने जब अपनी सृजन यात्रा शुरू की तो उस समय आपने सबसे पहले मैथिली भाषा में लिखना शुरू किया, उसके बाद हिंदी पर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र बिना कोई समय गंवाए। जिन कविताओं पर हम बात करने वाले हैं, पहली कविता है कालिदास, दूसरी है बादल को घिरते देखा है, तीसरी है अकाल और उसके बाद, चौथी है खुरदरे पैर, और शासन की बंदूक पांचवी, और छठी है मनुष्य हूं। दोस्तों, ये 6 कविताएं अलग अलग भाव भूमि को लेकर लिखी गई हैं। कहीं पर कवि प्रकृति सौंदर्य में डूबता है और भारत की वर्तमान स्थिति पर लौट आता है, कहीं पर वो राजनीतिक षड्यंत्रों और जालसाजी से पीड़ित होकर व्यंग्य करता है, चोट करता है राजनीतिक व्यवस्था पर, कहीं पर मानवता की दुहाई देता है, अपने मनुष्य होने की बात करता है, कहीं तानाशाही शासन का विरोध करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कवि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से आज का सत्र। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें जाननी चाहिए वो कि बाबा नागार्जुन मूलतः प्रगतिवादी चेतना के कवि थे और आपका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। और मैथिली भाषा में आपने लिखना शुरू किया तो मैथिली में आप यात्री उपनाम से लिखते थे, क्योंकि यायावरी वृत्ति थी कवि की, और वे कभी भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, हमेशा भ्रमणशील रहते थे, यायावर रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने लिए नाम चुना यात्री, और उनके द्वारा जिस प्रकाशन संस्थान की स्थापना की गई वो भी यात्री प्रकाशन के नाम से ही जाना जाता है। आपकी रचनाओं का, क्योंकि आप यात्रा में रहते थे, अनवरत यात्रित रहते थे, इसलिए आपकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं आज भी अप्राप्य हैं। यद्यपि उनके पुत्र श्री शोभाकांत ने 7 भागों में नागार्जुन रचनावली का प्रकाशन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, लेकिन उसमें भी कुछ एक रचनाएं ऐसी हैं जो आज तक कवि की पत्रिकाओं में तो प्रकाशित हुई लेकिन अप्राप्य हैं। आगे चलते हैं। आपकी पहली प्रकाशित रचना, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैथिली भाषा में सृजन प्रारंभ किया था, तो पहली रचना भी उनकी मैथिली की कविता थी। 1929 में मिथिला नामक पत्रिका में यह कविता प्रकाशित हुई। पहली हिंदी कविता जो थी, आपको पता होना चाहिए, राम के प्रति उनकी पहली हिंदी कविता थी, और यह कविता 1934 में विश्व बंधु, जो कि लाहौर से प्रकाशित होता था, उस साप्ताहिक पत्र में यह प्रकाशित हुई, और यह अभी तक अप्राप्य है, जैसा कि शोभाकांत ने अपनी नागार्जुन रचनावली की भूमिका में संकेत भी किया है। तो प्रकाशित थी लेकिन अब तक अप्राप्य है। युगधारा आपका पहला व्यवस्थित हिंदी कविता संग्रह, जो 1953 में प्रकाशित हुआ। यानी आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि कवि ने मैथिली भाषा में लिखना शुरू किया, यात्री उपनाम से लिखते थे, इसलिए उनकी पहली कविता जो थी उनके जीवन काल की, वो 1929 में मैथिली भाषा में लिखी गई और मिथिला पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी राम के प्रति पहली हिंदी कविता है जो विश्व बंधु में 1934 में प्रकाशित हुई, और उनका पहला जो कविता संग्रह है व्यवस्थित, वो है युगधारा, जो 1953 में प्रकाशित हुआ। आपको अपनी एक मैथिली कृति पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी भी मिला। ये बात भी आप ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं। अब नागार्जुन के विषय में विद्वानों ने क्या क्या दृष्टिकोण अभिव्यक्त किए, क्या क्या विचार अभिव्यक्त किए, एक नजर डालते हैं। शुक्ल जी से शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
एक बड़े कवि की भाषा में अनेक रूपता होनी चाहिए। कविता की भाषा में अनेक रूपता का अर्थ है भाषा की बुनावट और शब्दों के संयोजन में अनेक रूपता। यानी शुक्ल जी का कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव विद्यमान होते हैं और प्रत्येक भाव को उसी भाव के अनुरूप शिल्प में यदि अभिव्यक्त किया जाए तो अभिव्यक्ति प्रभावशाली होती है। और यही कारण है कि भाषा में शब्दों के संयोजन में अनेक रूपता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। काव्य भाषा संबंधी ऐसी अनेक रूपता जिसकी चर्चा शुक्ल जी कर रहे हैं यहां, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के 3 कवियों की भाषा में मिलती है और वे 3 कवि हैं तुलसीदास, निराला और नागार्जुन। यानी नागार्जुन की भाषा की अनेक रूपता से प्रभावित हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चले। नामवर सिंह क्या कहते हैं? नामवर सिंह लिखते हैं, नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है, न नई कविता के प्रसंग में, फिर भी कविता के रूप संबंधी जितने प्रयोग अनेक अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। यानी यद्यपि प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं नागार्जुन, लेकिन उनकी कविता में प्रयोग इतने विविध रूपों में, इतने सुंदर रूप में देखने को मिलता है कि नामवर सिंह कहते हैं कि उन्हें प्रगतिवादी चेतना के कवि के रूप में ही नहीं बल्कि प्रयोगशील और नई कविता के कवियों के रूप में भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका काव्य बहुधर्मी, विविध आयामी, बहुआयामी प्रयोगों का जीता जागता दस्तावेज है। कविता की उठान का मतलब है कविता को किस तरह से प्रारंभ किया जाए, प्रारंभ करना। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो वे लाजवाब हैं ही। उनकी बहुत सारी कविताएं, मेरा ख्याल है कि उनकी कोई भी कविता शायद ही ऐसी हो जिसमें नाटकीयता न हो और जिसका प्रारंभ ही पाठक को अपने आप में बंधने के लिए विवश ना कर लेता हो। जैसी सिद्धि छंदों में वैसा ही अधिकार बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर उनके बात कहने के 1000 ढंग हैं। यानी वे छंदबद्ध कविता भी बहुत सुंदर लिखते हैं और मुक्त छंद में भी वे अद्भुत काव्य सृजन करते हैं। उनके पास अभिव्यक्ति कौशल इतना मजबूत है, इतना सामर्थ्य है उनमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कि वे हमेशा एक नए शिल्प के सांचे में ढालकर अपनी कविता को प्रस्तुत करते हैं। मैनेजर पांडे लिखते हैं, नागार्जुन की समग्रतावादी काव्य दृष्टि का मतलब क्या है? समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। यानी जिस काव्य दृष्टि से जीवन का, परिवेश का कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहता उसे कहते हैं समग्रतावादी काव्य दृष्टि। केवल भारत की प्रकृति के सौंदर्य और संस्कृति की बहुलता तक ही सीमित नहीं है। यानी उनकी दृष्टि केवल भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति तक ही सीमित नहीं रह जाती बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति में मौजूद विकृतियों को भी पहचानती है। कौन कौन सी बुराइयां, कौन कौन से विकार समय के साथ हमारे समाज और हमारी संस्कृति में घर कर गए हैं, उनको भी उनकी दृष्टि पहचान लेती है और न केवल पहचानती है बल्कि उनकी तीखी आलोचना भी करती है। नागार्जुन कविता को मनुष्यता की मातृभाषा मानते थे। बहुत ही सुंदर कथन है ये कि नागार्जुन के अनुसार कविता क्या है? मनुष्यता की मातृभाषा है। यानी मानवता का विचार, मानवता का गुण यदि अभिव्यक्त करना है तो कविता से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। जिस तरह से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं, उसी तरह से मानवता के मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति कविता से बेहतर और किसी माध्यम से हो ही नहीं सकती। यही कारण है कि नागार्जुन कविता को मनुष्यता की मातृभाषा मानते हैं। इसलिए उनकी कविता मनुष्यता की रक्षा के लिए लड़ने वाले मनुष्य की भाषा बोलने वाली कविता है। यही कारण है कि मनुष्यता की रक्षा करने के लिए तत्पर है उनकी कविता, और इस बात का जीता जागता प्रमाण है उनकी ये कविताएं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। आगे चलें। सबसे पहली कविता हम यहां उनकी ले रहे हैं और कविता का शीर्षक है कालिदास। एक और बात मैं आपको बता दूं कि कवि नागार्जुन कालिदास, संस्कृत के जो कालिदास कवि हैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे और उनको अपना आदर्श मानते थे, उनसे जीवन में प्रेरणा ग्रहण करते थे, साहित्य सृजन में प्रेरणा ग्रहण करते थे। और यही कारण है कि उन्होंने उनकी अनेक कविताओं में कालिदास और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रसंग प्रयुक्त हुए हैं। 1938 में इस कविता का सृजन किया गया। दोस्तों, ये जितने भी कविताओं के सृजन के वर्ष दिए गए हैं ये नागार्जुन रचनावली में श्री शोभाकांत जी ने, जो कि नागार्जुन
नागार्जुन के पुत्र हैं, उन्होंने कविताओं के साथ जो प्रकाशन वर्ष और जो पत्रिकाओं के नाम दिए हैं उसी पर आधारित हैं ये सारी की सारी जानकारी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कालिदास कविता है ये सतरंगे पंखों वाली एक कविता संग्रह है नागार्जुन का, जो 1959 में प्रकाशित हुआ, उसमें संकलित की गई। नागार्जुन की अनेक कविताओं में कालिदास काव्य के प्रसंगों के संकेत, इसकी चर्चा में कर चुकी। कालिदास के प्रति कवि का अतुलित श्रद्धा भाव था, ये प्रमाण उनकी कविताओं से देखा जा सकता है। प्रस्तुत कविता के केंद्र में, यानी ये जो कालिदास नाम की जो कविता है, इसमें कालिदास की रचनाओं के 3 प्रसंग विशेष तौर पर सांकेतिक हैं। कौन कौन से हैं वे 3 प्रसंग, आपको याद होने चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला, कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है रघुवंश, और इसमें एक प्रसंग आता है अज और इंदुमती का प्रसंग। दूसरा है कुमार संभव, उनका एक और महाकाव्य है जिसमें शिव का तीसरा नेत्र खुलने पर कामदेव भस्म हो जाते हैं और रति जो कामदेव की पत्नी है उनके विलाप के प्रसंग का यहां वर्णन किया गया है, संकेतित है ये। मेघदूत जो उनका काव्य है, गीति काव्य एक तरह से माना जाता है, उसमें यक्ष की विरह व्याकुलता का जो प्रसंग है वो भी इस कालिदास की नामक कविता में अभिव्यक्त हुआ है। अब दोस्तों बात यह है कि अज और इंदुमती प्रसंग संक्षेप में मैं आपको बता देती हूं। महाराजा अज जो थे वो सूर्यवंशी थे, यानी श्री राम के दादाजी थे, यानी दशरथ के पिता थे अज, और इंदुमती एक बहुत अपने समय की रूपवती राजकुमारी हुआ करती थी। उनके साथ अज का विवाह हुआ और अज उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार वन विहार के लिए अज इंदुमती जी के साथ गए। उसी समय जबकि वे वन में विचरण कर रहे थे, आकाश मार्ग से नारद जी अपनी वीणा को लेकर जा रहे थे, और जैसा कि उनका स्वभाव था कि वे अपनी वीणा पर हमेशा एक पुष्पों की माला लगाए लपेटे रहते थे, तो वायु के वेग से वो माला नीचे गिर गई और किसके ऊपर गिरी? इंदुमती के हृदय पर गिरी, और उस आघात को सुकोमल इंदुमती सहन नहीं कर सकी और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। और ये जो इंदुमती की मृत्यु का प्रसंग है, उसके बाद जो अज का विलाप है वो इतना मर्मस्पर्शी रूप में कालिदास ने अभिव्यक्त किया है, चित्रित किया है कि हृदय भाव विभोर हो उठता है। तो उसी प्रसंग की यहां चर्चा की गई है। जब हम कविता में इस प्रसंग को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकेंगे। दूसरा प्रसंग है शिवजी का तीसरा नेत्र खुलने का। तारकासुर नामक जो राक्षस था उसका आतंक बढ़ता जा रहा था, और ब्रह्मा जी के पास जब देवता गए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का वध केवल और केवल शिव जी का पुत्र ही कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिव जी के पुत्र की प्राप्ति के लिए उनका विवाह आवश्यक था, जबकि वे साधना में लीन थे। तो देवताओं ने कामदेव को उनकी साधना भंग करने के लिए भेजा, ताकि उनमें प्रेम के भाव उत्पन्न हो सके और वे पार्वती जी से विवाह के लिए तत्पर हो सके। इस बात पर क्रोधित होकर शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल लिया, और उस तीसरे नेत्र से जो ज्योति निकली, जो प्रकाश पुंज निकला, उसने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। और कामदेव की पत्नी कामदेव के भस्म होने के बाद जो उन्होंने विलाप किया, उस विलाप को भी अत्यंत मर्मस्पर्शी रूप में अभिव्यक्त किया है कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य में। और तीसरा है मेघदूत का प्रसंग। मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूं। यक्ष और यक्षिणी, यक्ष एक महाराज थे, उनके दरबार में, कुबेर के दरबार में कार्य करते थे, और उनका रोज का काम था कि अब महाराज की, कुबेर की आराधना के लिए वे कमल के पुष्प मंदिर में पहुंचाएं। यक्ष का नया नया विवाह हुआ था, तो ऐसी स्थिति में एक दिन उनके मन में प्रमाद आ गया। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं रात्रि में ही कमल के पुष्प रख दूं, जिससे कि मुझे प्रातःकाल देर हो तो महाराज क्रोधित ना हो, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो उन्होंने यही किया, रात्रि के समय ही कमल के पुष्प मंदिर में रख दिए, ताकि महाराज कुबेर अगले दिन आसानी से अपनी आराधना को कर सकें। लेकिन जब महाराज कुबेर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसी समय, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ ही खिलते हैं कमल के पुष्प, तो कमल के पुष्प खिल रहे थे और उनमें से भ्रमर जो रात्रि को कैद हो गए थे वे निकल रहे थे। वे पूरी की पूरी स्थिति समझ गए और उन्होंने यक्ष को अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए 1 वर्ष के लिए दूर भेज दिया।
जब वे वहां दूर उस पर्वत पर गए तो वहां जब आषाढ़ का महीना आया तो उन्हें अपनी पत्नी यक्षिणी, अपनी प्रियतमा का स्मरण हुआ है। उनके विरह में वे व्याकुल हो गए। तब उन्होंने मेघों को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजा। तो उनके विरह की ये जो व्याकुलता का जो प्रसंग है उसका भी संकेत यहां कवि ने किया है। तो ये 3 प्रसंग यहां इस कविता में संकेतित किए गए हैं और इनके माध्यम से कवि ने प्रश्न किया है कालिदास से। प्रस्तुत कविता में कवि कालिदास के सृजन कर्म में निहित उनकी पीड़ा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि आपने अपने काव्य में इन पात्रों की पीड़ा को इतने मर्मस्पर्शी रूप में अभिव्यक्त किया है, तो वो पीड़ा आपकी स्वयं की थी या उन पात्रों की थी? इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। यानी संकेत है, व्यंजित भाव ये है कि कवि जब भी कोई सृजन कर्म करता है तो जिस पीड़ा को, जिस भाव को उसे अभिव्यक्त करना होता है अपने साहित्य के माध्यम से, पहले उस पीड़ा को, उस भाव को वो अपने भीतर भोगता है। तो ऐसे न जाने कितने पात्रों की कितनी पीड़ाएं कवि को अपने हृदय में झेलनी पड़ती हैं, भोगनी पड़ती हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं, इन पर नजर डालते हैं। कवि लिखते हैं, कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से। पूरी कविता नहीं है दोस्तों, केवल चयनित अंश लिए गए हैं क्योंकि समय बहुत कम है। कालिदास सच सच बतलाना, कवि प्रश्न कर रहे हैं कि कालिदास सच सच बताओ कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कि जो जब इंदुमती की मृत्यु हो गई पुष्पमाला गिरने से, तो अज का जो विलाप है वो इतना भावपूर्ण है, ऐसा लगता है कि अज नहीं बल्कि तुम स्वयं रो रहे हो। तो आज मुझे ये सच्चाई अपने सृजन कर्म की, मैं आपके सृजन कर्म में जो ये मर्म स्पर्शिता है, ये जो भाव विभोर कर देने वाली क्षमता है, इसके विषय में पूरा राज खोल दो कि वहां उस काव्य में, रघुवंश में अज रोया था या वास्तव में तुम रोए थे। यानी स्पष्ट संकेतित है, व्यंजित भाव यह है कि कालिदास ने अपने काव्य में अज की पीड़ा को इतना मर्मस्पर्शी रूप में अभिव्यक्त किया है कि ऐसा लगता है कि वो कवि की मानो स्वयं की पीड़ा है। कालिदास सच सच बतलाना, शिवजी की, अब दूसरे प्रसंग की बात हो रही है, कुमार संभव से संबंधित है ये। कालिदास का जो महाकाव्य है दूसरा, कुमार संभवम, उसका प्रसंग है ये, और ये रघुवंश का प्रसंग है। इनकी चर्चा विस्तार से मैं कर ही चुकी हूं। तो कवि लिखते हैं, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया। यानी देखिए, घृत मिश्रित यानी घी से, घी मिली हुई, घी मिली हुई समिधा होती है हवन की काष्ठ। हवन में जो काम में आने वाली लकड़ियां होती हैं उन्हें कहा जाता है। तो जिस प्रकार सूखी हुई जो समिधाएं होती हैं, यदि उन्हें उनमें घी मिला दिया जाए तो वे आसानी से अग्नि में प्रज्वलित हो जाती हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि शिवजी के तीसरे नेत्र के खुलने पर कामदेव इस तरह भस्म हो गए जैसे घी से मिली हुई सूखी समिधाएं तत्काल यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाती हैं। कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दग्ध हुए थे। और तब उनकी पत्नी यानी कामदेव की पत्नी रति ने वेदना पूर्ण विलाप किया। तब मुझे हे कालिदास, हे कवि, ये बता दो कि उस रति के क्रंदन को सुनकर आंसू से तुमने ही तो दग्ध हुए थे, तो तुम भी कहीं भाव विभोर होकर तुम्हारे नेत्रों भी तो में भी तो अश्रुधारा प्रवाहित नहीं हो गई थी। व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि तुमने ये वर्णन इतना मर्मस्पर्शी रूप में किया है तो ऐसा लगता है कि रति नहीं विलाप कर रही बल्कि कवि तुम स्वयं विलाप कर रहे हो। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। और आगे कह ही देते हैं कि ऐसा लगता है कि रति नहीं रो रही है यहां पर, बल्कि कवि तुम स्वयं रो रहे हो, इतनी भाव प्रवण अभिव्यक्ति है तुम्हारी। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, ये मेघदूत का प्रसंग आ गया है। देख गगन में श्याम घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उचटा। विरह से व्याकुल जो यक्ष था, जो अपनी पत्नी से अलग था और नव विवाहित था वो, तो ऐसी स्थिति में आषाढ़ मास के पहले दिन जब आकाश में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे तो उसकी विरह वेदना और अधिक बढ़ गई। तो देख गगन में श्याम घन घटा, श्याम यानी काले घने बादल, आकाश में काले घने बादल देखकर जब विरह व्याकुल यक्ष का मन तड़पने लगा, करुण क्रंदन करने लगा, वेदना से परिपूर्ण हो गया,
तो कवि लिखते हैं, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, दूसरों की पीड़ा से भरकर, यानी स्वयं उस यक्ष की पीड़ा को तुमने अपने हृदय में महसूस किया, रति की पीड़ा को तुमने अपने हृदय में महसूस किया, अज की पीड़ा को तुमने अपने हृदय में महसूस किया, तो दूसरों की पर पीड़ा यानी दूसरों की वेदना, की वेदना से पूर यानी भरकर, अनुप्रास अलंकार हो गया है, दूसरों की वेदना से अपने हृदय को भरकर, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। और उस वेदना से तुम आंतरिक स्तर पर इतने थक गए, इतने क्लांत हो गए कि तुम उन हिम से यानी बर्फ से ढके हुए सफेद शिखरों पर न जाने तुम कब तक निद्रा में डूबे रहे थे। ये रोया यक्ष की तुम रोए थे, और वो वेदना जो यक्ष की वेदना थी, हे कवि मुझे स्पष्ट बता दो, सच सच बता दो कि कहीं वो तुम्हारी अपनी वेदना तो नहीं थी, तुम रोए थे या सचमुच यक्ष ही रोया था। इन प्रश्नों के माध्यम से कवि संकेत कर रहे हैं कि एक रचनाकार को भावनाओं की सशक्त एवं भावप्रवण अभिव्यक्ति करने के लिए समाज, परिवार, स्त्री पुरुष आदि की पीड़ा को न जाने कितनी बार स्वयं भोगना पड़ता है, ताकि शब्दों से उनके भाव झरने लगे। यानी अभिप्राय क्या है, ये संकेत क्या कर रहे हैं नागार्जुन? नागार्जुन कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कवि यदि किसी भी परिवेश की किसी भी विषय वस्तु को भावप्रवण रूप में, प्रभावशाली रूप में पाठकों तक पहुंचाना चाहता है कि वो विषय वस्तु पाठकों का भी उसी प्रकार हृदय छुए जिस प्रकार उसने उसके हृदय में हलचल मचा दी है, तो उसके लिए आवश्यक है कि उस विषय वस्तु को वो अपने हृदय में धारण करे, उसे अनुभव करे, और जब वो अनुभूति की गहराई प्राप्त हो जाएगी, अनुभूति पूरी पककर बिल्कुल अभिव्यक्ति के योग्य हो जाएगी, तब वो अभिव्यक्ति इतनी समर्थ होगी, इतनी सक्षम होगी, इतनी प्रभावशाली होगी कि पाठक उस अभिव्यक्ति से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकेंगे। यही इसका मूल भाव है कविता का। अब बात आती है दूसरी कविता, बादल को घिरते देखा है। ये बहुत ही सुंदर कविता है। ये भी जुलाई 1939 के सरस्वती पत्रिका के अंक में ये कविता प्रकाशित हुई। 1940 में इसकी रचना हुई। कविता संग्रह 1940 में रचित तथा कविता संग्रह युग धारा में 1953 में संकलित कविता है। कवि भारत के अतुलित प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हुए भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पराभव को स्पष्ट करते हैं। यानी कवि यहां कहना चाहते हैं कि बादल को घिरते देखा है, इसमें उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को, जो अतुलित प्राकृतिक सौंदर्य है भारत का, उसकी ओर संकेत किया है, उसका वर्णन किया है, और समृद्ध हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका संकेत किया है। लेकिन उसके बाद केवल प्रकृति सौंदर्य तक, केवल समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं तक ही कवि की दृष्टि सीमित नहीं रहती, बल्कि वो वर्तमान पर भी दृष्टिपात करते हैं। वे केवल अतीत की समृद्धि में, अतीत के ऐश्वर्य में ही नहीं डूबे रहते, बल्कि उस समय, जिस समय वे ये सृजन कर रहे हैं, उस समय का भारतीय परिवेश क्या था, उस राजनीतिक परिवेश पर भी दृष्टिपात करते हैं। और वो महसूस करते हैं कि वो ऐश्वर्य, वो सांस्कृतिक समृद्धि आज भारत में नहीं है। यानी संस्कृति पतन की ओर है और समृद्धि विपन्नता में परिवर्तित हो चुकी है। तो इस बात से उनका हृदय वेदना से भर उठता है और वे सृजन करते हैं कविता बादल को घिरते देखा है। देखिए, इस बादल को घिरते देखा है कविता के विषय में 2 प्रकाशन वर्ष हैं। तो रचना इसकी मूलतः यही की गई, लेकिन क्योंकि कवि की का स्वभाव था उसमें निरंतर परिवर्तन करते रहना, इसलिए पूरी तरह से ये अंतिम रूप में यहां 1940 में आई, जब 1953 में इसको संकलित किया गया। 1953 में प्रकाशित जो उनका पहला व्यवस्थित कविता संग्रह था, उस युग धारा में इसका संकलन किया गया। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई भी एक सन जो भी ऑप्शंस में होगा आप उस पर टिक करेंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। इस कविता में प्रकृति की सुरम्य कल्पनाओं में रमण करते हुए कवि तत्कालीन परिवेश के यथार्थ पर आकर टिक जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और अपने भीतर एक अनजानी व्यथा अनुभव कर पुनः जैसे उसी काल्पनिक मनोरम दुनिया में लौट जाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा परिवेश की कड़वी सच्चाइयों को देखते हैं, परिवेश की जो कटु यथार्थ है उससे रूबरू होते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि नहीं, हम तो पुराने अतीत के उस वैभवशाली समय में ही लौट जाएं।
क्योंकि वो परिवेश का यथार्थ, वो कड़वाहटें हमें पीड़ा देती हैं और हम पीड़ा को हमेशा झेलते रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सुकून, हम चाहते हैं आनंद, और वही स्थिति यहाँ कवि की है। इसलिए जब वो परिवेश की तरफ दृष्टिपात करते हैं और उन्हें कटुता दिखती है, उन्हें विसंगतियां दिखती हैं, उन्हें विकृतियां और पराभव दिखता है, तो उनकी इच्छा होती है कि वो वापस लौटकर अपने पुराने उसी सुनहरे अतीत में लौट जाए, जहां भारत में ऐश्वर्य था, जहां समृद्ध संस्कृति थी। तो वही भावाभिव्यक्ति इस कविता में की गई है। कवि ओस में भीगे हुए कमल के फूलों, कमल नाल के तंतु खोजते हंसों, चकवा चकवी की प्रेम पूर्वक जो नोकझोंक हो रही है उस पे, और कस्तूरी मृग की उद्विग्नता का सुंदर वर्णन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कस्तूरी मृग एक ऐसा मृग होता है जिसकी नाभि में से बहुत ही सुंदर मीठी मीठी भीनी भीनी गंध आया करती है, और वह उस गंध से इतना उन्मत्त हो जाता है, उसे ये पता ही नहीं चलता कि उसकी नाभि से ही वो गंध आ रही है, और उस गंध की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहता है, और जब उसे वो स्रोत नहीं मिलता तो वो उद्विग्न होता है। तो उसी उद्विग्नता की ओर, कस्तूरी मृग के उसी व्याकुलता की ओर यहां कवि ने संकेत किया है। तो इन सारे सुंदर दृश्यों का वर्णन करते हुए, चित्रण करते हुए कवि अंततः यथार्थ की भूमि पर आ जाते हैं। अब आगे कविता की पंक्तियों में देखते हैं। कवि ने पूरा वर्णन कर दिया कि ऐसा भारत सुंदर था, यहां प्रकृति वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था, लेकिन वर्तमान में वो किस तरह का है। यहां कवि कहते हैं, कहां गया धनपति कुबेर वह। देखिए, ये धनपति कुबेर मेघदूत का वही राज शासक है जिनके यहां यक्ष पुष्प पहुंचाने का, मंदिर में पुष्प पहुंचाने का कार्य किया करते थे, जो मेघदूत के एक पात्र हैं, उन्हीं की ओर यहां संकेत है। देखिए, कालिदास की रचना का संकेत यहां फिर आ गया है। कवि लिखते हैं, कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई उसकी वह अलका, और कुबेर की नगरी का नाम है अलका नगरी। तो वो कह रहे हैं कि यहां इनका प्रतीकार्थ लेना है हमें। धनपति कुबेर का मतलब है समृद्धि, और अलका नगरी का मतलब है समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा। क्योंकि कवि पुराने अतीत के वैभव में विचरण करते हैं, लेकिन जैसे ही उस अतीत के वैभव में आनंद प्राप्त कर वो वर्तमान परिवेश पर नजर डालते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो ऐश्वर्य जो पहले कभी भारत में हुआ करता था, जिसके चलते भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, था पूरे विश्व में इस तरह से विख्यात था, जहां समृद्धि थी, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से आकर्षित होकर देश विदेश से यात्री आया करते थे यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक ग्रंथों को लेने के लिए, वो ऐश्वर्य अब कहां है। तो उस बात, उस व्यथा को अभिव्यक्त कर रहे हैं इन पंक्तियों में कवि। कवि कहते हैं, कहां गया धनपति कुबेर, यानी वो जो समृद्धि थी भारत की, अब वो कहां चली गई, कहां गई उसकी हल्का, वो भारत कहां है जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जो समृद्धि का पर्याय था संपूर्ण विश्व में, आज वो कहां है। यानी संकेतित अर्थ हुआ कि भारत का सांस्कृतिक और धन धान्य जो है वो लुट चुका है, सांस्कृतिक पराभव हो चुका है, उसका ऐश्वर्य भी लुट चुका है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और कवि कहते हैं कि कालिदास ने अपने ग्रंथों में आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आए जिस पवित्र गंगा जल का चित्रण किया है अपने काव्य में, बहुत मनमोहक चित्रण किया है, वो भी अब भारत में कहीं दिखाई नहीं देता। यानी व्योम प्रवाही गंगा जल पवित्र भावनाओं का प्रतीक है। यानी भारत में जो पवित्र भावनाएं हुआ करती थी, वो पवित्र भावनाएं भी अब कहीं दिखाई नहीं देती, जिसका जिक्र कालिदास ने अपनी रचनाओं में किया। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कि मैंने बहुत तलाश किया कि जिस बादल को यक्ष ने संदेश का माध्यम, संदेश अपनी प्रिया तक संदेश पहुंचाने का जरिया बनाया था, माध्यम बनाया था, वो मेघदूत आखिर कहां है, उसे मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ भी मुझे उसका पता नहीं चला। यानी अब प्रकृति के प्रति वो संवेदनशीलता भी नहीं रही जो पुराने समय में हुआ करती थी। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। अब कौन बताएगा कि वो छाया में, यानी विशाल काला जल से भरा हुआ जो बादल था, वो यहीं कहीं बरस गया होगा। तो उसका प्रमाण भी हमें भला कौन प्रस्तुत हमारे सामने करेगा, यानी हम इसकी जानकारी भला कैसे प्राप्त करेंगे। यानी
इसका संकेतित अर्थ है दोस्तों कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो सांस्कृतिक परंपराएं भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। जाने दो वह कवि कल्पित था। कवि अपने मन को दिलासा दे रहे हैं कि अगर मैं कालिदास के काव्य में वर्णित प्रसंगों को यहां तलाश करने की कोशिश करूंगा तो मेरा ये प्रयास बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि संभव है कि कवि ने जो वर्णन किया हो वो उनकी स्वयं की कल्पना हो। तो कवि अपने मन को, इस बात को ध्यान में लाकर अपने मन को आश्वस्त करते हैं। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, देखिए अभी तक तो कल्पना की बात हो रही यहां पे, अब यथार्थ की जमीन पर आ जाते हैं कवि। वे कहते हैं मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि क्या कह रहे हैं कि वो कवि की कल्पना होगी जहां यक्ष मेघ को प्रेम का संदेश भेजने का माध्यम बनाते हैं, अपनी प्रिया तक प्रेम का संदेश पहुंचाते हैं। वो हो सकता है कि कवि की कल्पना हो। क्यों? क्योंकि मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। अब मैंने क्या देखा है, यानी ये क्या है? ये है यथार्थ, परिवेश का यथार्थ। कवि कहते हैं मैंने तो भयंकर जाड़ों में, यानी शीत ऋतु में, ठिठुरा देने वाली सर्दी की ऋतु में, नभचुंबी यानी आकाश तो को चूमने वाले, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे कैलाश पर्वत यानी बर्फीला हिमालय पर्वत, बर्फीले पर्वत की चोटी पर बड़े बड़े बादलों को झंझानिल यानी तूफानी हवा से गरज कर भिड़ते हुए देखा है। मैंने वो प्रकृति का सुंदर रूप तो देखा ही नहीं जब बादल संदेशवाहक बनते हैं, मैंने तो वो देखा है जब बादल तूफानी हवा से भिड़ते हैं, गर्जना करते हैं, संघर्ष करते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि वो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं, वो मानव मूल्य, वो संवेदनशीलता अब परिवेश में नहीं है। अब ये क्या है? ये झंझानिल का गरज गरज भिड़ना क्या है? अब परिवेश में सर्वत्र संघर्ष व्याप्त है। बादल को घिरते देखा है। आगे चलते हैं। अब आती है तीसरी कविता, अकाल और उसके बाद। देखिए दो कविताएं कालिदास और बादल को घिरते देखा है, बिल्कुल अलग भावभूमि की कविताएं थी और ये बिल्कुल ही भिन्न भावभूमि की कविता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुआयामी सृजन है, विषय वस्तु उनकी किसी एक दायरे में सिमट कर रहती ही नहीं। तो अकाल और उसके बाद 1952 में रचित कविता है और ये कविता भी सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित की गई। प्रगतिशील कैसी कविता है? ध्यान दे लेंगे, प्रगतिशील चेतना की यथार्थ परक कविता है। अकाल के बाद की एक साधारण भारतीय परिवार एवं परिवेश की भूखमरी की नंगी तस्वीर प्रस्तुत करती है ये कविता। और इस कविता में देखिए, जैसा मैंने नामवर सिंह ने कहा था और मैनेजर पांडे ने भी कहा कि उनकी समग्रतावादी जो दृष्टि है उसके कारण उन्होंने इतने अद्भुत प्रयोग किए हैं कि उन्हें प्रयोगवादी कवियों में भी शुमार नहीं किया जाता, जो कि किया जाना चाहिए। तो ये कविता उनकी प्रयोगशीलता का जीता जागता उदाहरण है। तो इसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है? इसकी मूल संवेदना क्या है कि अकाल के बाद एक साधारण भारतीय परिवार किस प्रकार से भूखमरी की पीड़ा को झेलता है। तो उसका पूरे परिवेश से वो केवल उस परिवार की व्याकुलता तक ही सीमित नहीं रहते कवि, बल्कि सशक्त अभिव्यक्ति के लिए वो परिवेश की व्याकुलता, परिवेश में व्याप्त, कण कण में व्याप्त व्याकुलता को भी अपने कविता का विषय बनाते हैं। चूल्हा रोया चक्की रही उदास जैसे अद्भुत प्रयोगों के माध्यम से, यह है कवि की प्रयोगशीलता। अकाल के बाद अनाज के अभाव की अभिव्यक्ति और उस परिवेश में व्याप्त जो भूख से उत्पन्न व्याकुलता है, उसकी बहुत ही प्रभावशाली और सांकेतिक अभिव्यक्ति की है। दोस्तों, इस कविता की खास बात यह है कि ये 6-8 लाइनों की एक छोटी सी कविता है, लेकिन इन कम से कम इतनी छोटी आकार में होने के बाद भी इस कविता में अभिव्यक्ति की जो सामर्थ्य है वो वाकई अद्भुत है। अभी हम देखेंगे इसको। भारतीय परिवार, अब यहां इस कविता के माध्यम से केवल भूख की व्याकुलता का वर्णन नहीं है, बल्कि यहां भारत, क्योंकि कवि को भारतीय संस्कृति से प्रेम है, भारतीय प्रकृति से प्रेम है, भारत भूमि से प्रेम है, तो वो भारतीय परिवार की
सांस्कृतिक परंपरा है, भले ही वो कमजोर पड़ गई है, लेकिन उसकी ओर संकेत किए बिना नहीं रहते। तो यहां भी वे भारतीय परिवार ये संकेत करते हैं कि भारतीय परिवार केवल अपना पेट ही नहीं पालते, केवल उनका जो 4-5 जनों का परिवार है, केवल उसी का पेट पालना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपितु आसपास रह रहे जीव जंतुओं का पेट भी पालते हैं। ये है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा। इसीलिए कविता में भूख की व्याकुलता घरेलू उपकरणों और जीव जंतुओं के माध्यम से भी अभिव्यक्त होती है, ताकि उस भूखमरी की, उस भूख की व्याकुलता की व्यापकता को अभिव्यक्त किया जा सके। आइए पंक्तियों पर नजर डालते हैं। देखिए कितनी सुंदर और मर्मस्पर्शी पंक्तियां हैं। कवि लिखते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया। देखिए प्रयोग, चूल्हा रोया। चूल्हा रोया का मतलब है कि चूल्हे को जलाया ही नहीं गया, क्योंकि अनाज नहीं था, अनाज नहीं था तो आटा नहीं था, और चूल्हे का प्रयोग है भोजन बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में चूल्हा जला ही नहीं, यानी चूल्हा खाली पड़ा रहा। कितना सुंदर मानवीय गुण का आरोप, यानी मानवीकरण अलंकार। चक्की रही उदास, और क्योंकि ग्रामीण परिवेश है तो पहले गेहूं जब आता था तो उस चक्की से पीसा जाता था, उसके बाद चूल्हा जलाकर भोजन पकाया जाता था, लेकिन चक्की उदास रही। वहां भी एक मानवीय गुण का आरोप किया गया, मानवीकरण अलंकार। चक्की उदास रही, संकेत क्या है कि अन्न का एक भी दाना घर में नहीं है कि आटा पीसकर भोजन बनाया जा सके। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, और चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है क्योंकि अनाज का दाना नहीं है। लेकिन ये जो अनाज का दाना जिस चक्की से पिसता था, जिस चूल्हे पर उस आटे से भोजन बनता था, उसके हकदार, उसको पाने वाले केवल उस घर के व्यक्ति ही नहीं थे, उसके जन नहीं थे, बल्कि आसपास रहने वाले, उस परिवेश में रहने वाले जीव जंतु भी थे। यही कारण है कि वो कानी कुतिया जिसे रोज भोजन मिलता था, वहां से वो इस चूल्हे और इस चक्की के पास सोती रही, इस उम्मीद में कि ये चक्की चलेगी और ये चूल्हा जलेगा और भोजन पकेगा और उसका पेट भरा जाएगा। यानी भूख केवल उन 4 सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवेश में व्याप्त है। आगे की पंक्ति देखिए, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब केवल कुतिया का ही पेट नहीं भरा जाता था, बल्कि छिपकलियों का भी पेट भरा जाता था। तो छिपकलियां भी बेतहाशा भीत यानी दीवार पर गश्त लगाती रही, घूमती रही, क्योंकि उन्हें भी खाद्य पदार्थ मिल नहीं रहा है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और जो भी अन्न कण गिर जाया करते थे, चूहे उनसे अपना पेट पालते थे। तो ऐसी स्थिति में कवि अभिव्यक्त करते हैं कि चूहों की हालत भी पतली रही, शिकस्त यानी हारना, यानी हारे हुए रहे, क्योंकि वे भी भूख से व्याकुल थे और उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, और अंततः इस व्याकुलता का अंत हुआ और कई दिनों के बाद घर में अन्न का दाना आया। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और अंततः चक्की चली, आटा पीसा गया और चूल्हा जला ताकि भोजन पका सके। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। जो भूख की व्याकुलता थी, जिसके कारण निष्प्राण और बेजान सी हो गई थी आंखें, अब उन आंखों में चमक आ गई। कई दिनों के बाद ये चमक देखी, क्योंकि अब उन्हें आशा उत्पन्न हुई थी कि संभवतः उनकी भूख शांत होगी। कौवे ने खुजलाई आंखें कई दिनों के बाद। तो केवल छिपकली, चूहे और कुत्ते नहीं, बल्कि कौवा भी इंतजार में था कि कब यहां रोटी बनेगी, संभवतः उसको भी टुकड़ा डाला जाता होगा। तो उसने भी अपने पंख खुजलाए, यानी वो भी सजग हो गया कि भोजन मुझे मिलने वाला है। पंख खुजलाने का मतलब है कि वो भी भोजन प्राप्ति के लिए सजग हो गया एकदम, कि अब भोजन मुझे भी मिलेगा और मेरी भूख भी शांत होगी। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी यही इतनी सी ही कविता है दोस्तों, और किस प्रकार भूख की व्याकुलता का चित्रण यहां किया गया है, जो केवल 4 सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवेश में व्याप्त है। इस बात को महसूस करने की आवश्यकता है। अगली कविता है खुरदरे पैर। 1957 में रची गई कविता है, प्रगतिशील चेतना की यथार्थवादी कविता है। सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह जो 1959 में प्रकाशित हुआ, उसी में संकलित की गई कविता। अब कवि के यहां ये खुरदरे पैर किसके हैं? एक, क्योंकि कवि
कवि हैं तो एक कवि का हृदय संवेदनशील होता है। तो उनकी नजर एक दिन साइकिल पर बोझा ढो रहे एक श्रमिक पर पड़ती है और उसके पैरों पर जाकर टिक जाती है, और उसके पैर बिल्कुल खुरदरे हैं, उसकी बेवाइयां फटी हुई हैं, और वो जो साइकिल चला रहा है उस साइकिल के जो पैडल हैं उन पर वो जो रबड़ लगी होती है जिससे कि वो पैडल चुभे नहीं, वो रबड़ भी उतर गई है। लेकिन उसका जीवन इतना अभावग्रस्त है कि वो उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपने परिवार का और अपना पेट तो पालना ही है। तो इसलिए वो घंटे के हिसाब से मजदूरी लेकर 2-2 3-3 चक्कर उस बिना रबड़ वाले पैडलों पर पैर मारकर करता है, और कवि की नजर उसके खुरदरे फटी बेवाई वाले पैरों पर जाकर के टिक जाती है, और वो पैर उसके हृदय में घर कर लेते हैं। और यही कारण है कि ये कविता खुरदरे पैर हमारे सामने आती है। यानी कवि यहां ये बताना चाहते हैं कि सौंदर्य केवल प्रकृति में नहीं होता, सौंदर्य परिश्रम में भी होता है। परिश्रम का अपना एक अलग सौंदर्य होता है, और वो भी मनुष्य के हृदय को अभिभूत करने की क्षमता रखता है। और यही अनुभूति यहां प्रभावशाली ढंग से कवि नागार्जुन ने अभिव्यक्त की है। कवि की साइकिल पर बोझा ढोने वाले एक श्रमजीवी आदमी के पसीना बहाकर पेट पालने के प्रति संवेदनात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि कवि हृदय की जो संवेदनशीलता है दोस्तों, वो किसी वर्ग विशेष की मोहताज नहीं होती। कोई किसी की भी पीड़ा उसके हृदय को छूने की सामर्थ्य रखती है। तो यहां कवि खुरदरे पैरों के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। दूधिया निगाहों और कुसुम कोमल मन के खुरदरे फटी पेबाई वाले पैरों पर मुग्ध होने का चित्रण है। दूधिया निगाहों से मतलब क्या है? दूधिया निगाहों से साधारण अर्थ तो ये हुआ कि सफेद आंखें, उज्ज्वल आंखें, लेकिन यहां पर है पवित्र भाव से युक्त आंखें, क्योंकि जो आंखें पवित्र भाव से युक्त होंगी उन्हीं की नजर जाएगी किस पर? खुरदरे पैरों के सौंदर्य पर। और जिनमें विकृति होगी, जिनमें वो पवित्रता नहीं होगी भाव की, उनकी दृष्टि खुरदरे पैरों पर टिकेगी ही नहीं। और कुसुम कोमल यानी फूल के समान कोमल हृदय, यानी जितना अधिक संवेदनशील हृदय होगा जिसका, उसी की दृष्टि ऐसे पैरों की तरफ जाएगी। तो कवि ने इसीलिए लिखा है कि दूधिया निगाहों और कुसुम कोमल मन के खुरदरे फटी विवाइयों वाले पैरों पर मुग्ध होने का चित्रण यहां कवि ने किया है। कवि का संकेत है कि आकर्षण केवल सौंदर्य में ही नहीं होता, अपितु परिश्रम में भी सौंदर्य होता है। सुंदर चीजें तो सुंदर होती ही हैं, लेकिन कई बार वो सौंदर्य हमारे हृदय को छूने की सामर्थ्य नहीं रखता। लेकिन कई परिश्रम का जो सौंदर्य है, यदि किसी की आंखों में निश्चलता है, पवित्र भाव है, तो वो परिश्रम का सौंदर्य उसके हृदय को छूने की क्षमता रखता है। कवि लिखते हैं, दे रहे थे गति, रबड़ विहीन, अंश है कविता का, पूरी कविता नहीं है। कवि लिखते हैं, दे रहे थे गति, रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को चला रहे थे। यानी रबड़ जो चढ़ी होती है पैडल पर साइकिल के, वो रबड़ से रहित थे, ठूंठ थे पैडल, यानी चुभने वाले थे। जिस तरह से पेड़ों के जो ठूंठ होते हैं उन पर यदि हम चलेंगे नंगे पैर तो वो हमें चोट पहुंचाते हैं, चुभते हैं हमारे पैर में, उसी तरह से कल्पना कर रहे हैं कि संभवतः वो बिना रबड़ के जो पैडल हैं, जो ठूंठ जैसे पैडल हैं, कठोर हैं, चुभने वाले हैं, वो संभवतः उस श्रमिक के पैरों को चोट पहुंचा रहे होंगे, उसे चुभ रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो चला रहा है, क्योंकि उसका जीवन अभावग्रस्त है और पेट पालना अपने परिवार का, अपना स्वयं का, उसकी विवशता है। चला रहे थे एक नहीं, दो नहीं, 3-3 चक्र। और वो कैसे चक्र कर रहा था? क्योंकि उसे कमाना था, तो वो एक चक्कर नहीं कर रहा था इस साइकिल के ठूंठ के पैडलों को चलाकर, बल्कि 2 भी नहीं बल्कि 3-3 चक्र कर रहा था, ताकि उसे उतना धन मिल सके जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने परिवार के उस दिन के भोजन की व्यवस्था कर सके। कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला। अब देखिए, त्रिविक्रम वामन कौन है? त्रिविक्रम, आपने विष्णु का वामन अवतार तो सुना ही होगा, उसी की ओर यहां संकेत किया गया है। तो विष्णु ने एक बार राजा बलि से दान में 3 कदम भूमि मांगी थी। वे किसी यज्ञ पर बैठे थे और यज्ञ पर की पूर्णाहुति तभी संभव थी जबकि वे किसी याचक को अपने दरबार से खाली हाथ न लौटाएं, अपने द्वार से खाली हाथ न लौटाएं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पूछा, वामन के अवतार में, यानी एक बौने व्यक्ति के अवतार में भगवान विष्णु थे, उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके राज्य में 3 कदम भूमि दे दीजिए,
लीजिए कि 3 कदम में क्या होगा, कि बस तुम्हारे तो पैर वैसे भी इतने छोटे हैं। तो तब भी जो विष्णु भगवान थे उन्होंने 3 कदम भूमि ही मांगी। तो राजा बलि ने ये सोचकर कि 3 कदम भूमि तो है, बोले जहां से इच्छा हो वहां से 3 कदम भूमि नाप ले, पूरा राज्य तेरे लिए खुला है। उन्होंने अहंकार वश ये बात तो कह दी, लेकिन विष्णु भगवान ने जैसे ही उन्हें अनुमति मिली, एक तीनों कदमों में तीनों लोक नाप लिए। तो वो त्रिविक्रम वामन के पैरों को भी मात दे रहे थे। विष्णु के वामन अवतार के जो पैर थे, जिसमें उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया था, इस परिश्रमी उन पैरों को भी मात दे रहे थे। इतनी तीव्र गति से वो चला रहा था। वहां तीनों लोक नापे गए थे, 3 की संख्या थी, और यहां पर 3 चक्कर कर रहा था वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो इसलिए यहां उसकी तुलना इनसे की गई है, यानी त्रिविक्रम वामन के पैरों की गति को भी मात दे रहा था। इतनी तीव्र गति से, इतनी संघर्षमय वो अपनी साइकिल चला रहा था। अनहद यानी जिसकी सीमा नहीं है, सीमा रहित। सीमा रहित दूरी, कितनी भी दूरी का उसका सामान ले जाने का कार्य हो सकता था, सवारी ले जाने का कार्य हो सकता था। उस सीमा रहित फासले को वो बड़ी तेजी से चलाता हुआ पार कर रहा था, ताकि वो धन अर्जित कर सके। घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए, और घंटों के हिसाब से उसे पैसा मिल रहा था। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान या सवारी जो कुछ भी मिल रहा था उसे ढो रहा था। देर तक टकराए, कवि लिखते हैं, देर तक टकराए कि मेरी उस दिन इन आंखों से वे पैर, कि मेरी दृष्टि उसके पैरों पर जाकर टिक गई, और देर तक मैं केवल उसी के पैरों को देखता रह गया। भूल नहीं पाऊंगा फटी बेवाइयां, कवि की संवेदनशीलता अभिव्यक्त हो रही है। कहते हैं कि उन फटी बेवाइयों वाले जो पैर थे उनको मैं भूल नहीं पाऊंगा। खुब गई दूधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में, क्योंकि वो फटी बेवाइयां मेरे खुब गई यानी गड़ गई हैं, बस गई हैं मेरी दूधिया निगाहों में, यानी मेरी संवेदनशील पवित्र भावों से युक्त मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में, मेरी आंखों में वो फटी बेवाइयों वाले पैर छप गए हैं, धस गई कोमल हृदय में। और फूल के समान कोमल मेरा जो संवेदनशील हृदय है उसमें फटी बेवाइयां अच्छी तरह से घर कर गई हैं। इनको मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये कवि की यथार्थपरक अभिव्यक्ति भी है, प्रगतिशील चेतना भी है, और संवेदनशीलता की भी अभिव्यक्ति इस कविता में की गई है। 3 बिंदु यहां पर स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। कौन कौन से 3 बिंदु? यथार्थपरक अभिव्यक्ति, प्रगतिशील चेतना और संवेदनशीलता। आगे चलते हैं। अब बात आती है अगली कविता, शासन की बंदूक की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तानाशाही शासन को आधार बना करके इस कविता का सृजन किया गया है। 1967 में रचित ये कविता थी और जनयुग नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। तुमने कहा था एक कविता संग्रह 1980 में प्रकाशित हुआ था कवि का, उसी में इस कविता को संकलित किया गया। 1947 के, अब इसकी विषय वस्तु क्या है, 1947 के बाद की भारत की व्यवस्था पर चोट की गई है। कौन सी व्यवस्था? शासन व्यवस्था। आजादी के बाद भी तानाशाही है शासन में, उस पर चोट की गई है, जो नौकरशाहों की फाइलों और राजनेताओं के स्वार्थों की गुलाम हो गई है। क्योंकि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो प्रजातंत्र, नाम के लिए प्रजातंत्र जरूर है, लेकिन वो आधारित किस पर है? वो आधारित है नौकरशाहों की लाल फीताशाही पर, जिसके कारण पीड़ा प्राप्त करता है, जिसके कारण व्यथा झेलता है, पीड़ाएं झेलता है आम आदमी। और राजनेताओं की जो स्वार्थ से प्रेरित हैं, जो देश की जनता के कल्याण के लिए शासन नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने हित साधने के लिए जो शासन कर रहे हैं, उन पर करारी चोट की गई है इस कविता में। अब इस कविता की पृष्ठभूमि में क्या है, क्योंकि 1967 में लिखी गई थी, और हमारे देश में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं 1967 से पहले संभव घटित हुई थी। और कौन कौन सी? 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध। उसके बाद कांग्रेस शासन की जो तानाशाही सामने आई, कवि उस पर चोट करते हैं इस कविता के माध्यम से, और उसी तानाशाही पर यहां कुठाराघात किया गया है। आगे चलें।
खास बात ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि 1967 में आम चुनाव हुए थे और उन आम चुनावों में कांग्रेस ने बहुमत खोया था। 6 राज्यों में ऐसा कहा जाता है कि 6 राज्यों में उनका बहुमत चला गया था, यानी उनकी सरकार गिर गई थी। और इसका कारण क्या था? उनकी तानाशाही। और इसको कवि किस प्रकार लिखते हैं? कवि लिखते हैं, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थूक। हिटलरी गुमान यानी तानाशाही, वो जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी जिसमें जनता के कल्याण, जनता के हित के लिए, जनता की सुख समृद्धि के विस्तार के लिए काम नहीं किया जा रहा था, केवल और केवल अपनी शासन, अपनी सत्ता का प्रभाव जमाए रखने के लिए, चाहे किस हद तक भी जाकर, कितनी भी निरंकुश होकर, कितने भी कठोर होकर के उनको ये कार्य क्यों ना करना पड़े, वे कर रहे थे। और ये जो तानाशाही शासन की थी, ये जो कठोरता, ये जो निर्ममता थी शासन की, उस पर सभी थूक रहे थे, यानी सभी उस शासन के विरोधी हो गए थे। जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। और फिर परिणाम क्या हुआ? जब तानाशाही बहुत अधिक बढ़ी, लोग विरोधी हो गए, तो शासन की बंदूक के काने होने का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर एक आंख की ज्योति खो बैठता है तो उसे काना कहा जाता है। शासन की बंदूक के काने होने का अर्थ है कि बहुमत खो दिया शासन ने। सांकेतिक अर्थ है बहुमत खो दिया शासन ने। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, लेकिन फिर भी सद्बुद्धि नहीं आई निरंकुश शासकों को और उनकी बधिरता बढ़ गई, 10 गुनी अधिक बढ़ गई। बधिरता यानी बहरापन। अब बहरापन क्या है? यहां बहरापन है कि लोगों की पीड़ा उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं, पीड़ा को अनसुना करना, वे सुनते ही नहीं है। तो पहले भी नहीं सुनते थे, लेकिन अब 10 गुना और बहरे हो गए। अब बिल्कुल ही उन्हें लोगों की पीड़ा सुनाई देती नहीं। बने विनोबा मूक, जो विनोबा भावे थे, जो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे, वे भी इस मामले में इतनी तानाशाही को बढ़ते देखकर, जिन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी, जिन्हें इस व्यवस्था का विरोध करना चाहिए था, कवि प्रत्यक्ष कटाक्ष करते हैं कि वे भी चुप बैठे हैं। धन्य वह शासन की बंदूक। कवि व्यंग्य करते हैं कि शासन की वो बंदूक है, यानी वो जो तानाशाही है, वो निरंकुशता है, वो वास्तव में धन्य है। सत्य स्वयं घायल हुआ, और स्थिति क्या हो गई कि सत्य घायल हो गया, यानी जो सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे उन पर चोट की जाने लगी। गई अहिंसा चूक, और जो देश अहिंसा का पुजारी था वो अहिंसा भी अब कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि जगह जगह अपने स्वार्थ, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शासन बंदूक चला रहा था, यानी हिंसा करने लगा था। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, यानी शासन ने अपनी बंदूक यानी हिंसा का सहारा लेकर अपने शासन के आतंक को, अपनी शक्ति को स्थापित करने की भरपूर कोशिश जारी रखी थी। यानी अहिंसा चली गई, अहिंसा का सीधा संबंध है विनोबा भावे से, और सत्य घायल हो गया, यानी जो भी सत्य धर्मी लोग थे उन पर चोट की जाने लगी, उनको दबाया जाने लगा। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न का कर सकी शासन की बंदूक। सारी के सारी जो व्यंजना है, सारा का सारा जो व्यंग्य है, वो इन 2 पंक्तियों में है कि भले ही शासन की बंदूक लोगों पर थी, लेकिन कुछ एक लोग, ये कोयल कौन है? कोयल है पक्षी, और वो उन्मुक्त है कि शासन की बंदूक के चलने से जो वृक्ष जल गए थे, उन वृक्षों के ठूंठ पर बैठकर उन्मत्त होकर, उन्मुक्त भाव से कोयल ने अपना वही सुरीला गीत गाया, यानी उस पर शासन की बंदूक नहीं चली। तो ये कोयल कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र चेतस और क्रांति धर्मी जो लोग हैं उनकी ओर संकेत है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। वे घबराए नहीं, वे डरे नहीं, और शासन की बंदूक का उन्होंने साहसपूर्वक सामना किया। और वो जो शासन की बंदूक थी, वो उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी। ये पूरी की पूरी कविता का महत्वपूर्ण अंश, जिसके द्वारा शासन की तानाशाही पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है। अगली कविता है मनुष्य हूं। ये कविता 1946 में रची गई, 1948 में पारिजात नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, और युगधारा नामक उनका जो पहला कविता संग्रह था उसमें इसे संकलित किया गया।
इस कविता का मूल भाव है, कवि ने अपने माध्यम से अपने आप को पात्र बनाते हैं कवि इस कविता में, लेकिन उनका अपनी पीड़ा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि वे उपेक्षित और ये दलित है और दलित, शोषित और स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रयुक्त आम आदमी की पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं अपने माध्यम से। यानी समाज का वो वर्ग जो आम आदमी है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ को साधने के लिए किया जा रहा है, जो समाज का उपेक्षित वर्ग है, जिसके कल्याण के लिए शासन कभी सोचता ही नहीं, उनके पीड़ाओं की अभिव्यक्ति यहां सांकेतिक रूप में कवि ने की है। कवि ने स्पष्ट किया है कि वे पहले मनुष्य हैं और बाद में कवि। अन्य मनुष्यों के समान उनकी भी कामनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, कमजोरियां हैं। उनका जीवन भले ही अभावग्रस्त है, किंतु फिर भी उन्हें बंधी बंधाई राह पर चलना पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि पृथ्वी ही मेरी माता है, जिसका हरा भरा विविध लौकिक अलौकिक वस्तुओं से भरा विस्तार देखकर मेरा मन आनंद से भर उठता है। मैं यहाँ उन्मुक्त विचरण करना चाहता हूं। कवि श्रेय लेने की आपाधापी, लेकिन उन्मुक्त विचरण कैसे करूं? इस संसार में, इस परिवेश में मनुष्यता की तो कोई कद्र की ही नहीं जा रही है, क्योंकि सभी, कोई भी एक छोटा सा काम होता है तो उसका श्रेय कि मैंने किया है, इस श्रेय को लेने की आपाधापी लोगों में बची हुई है। जो प्रभावशाली लोग हैं वो हर काम का श्रेय स्वयं ले लेते हैं, लेकिन केवल करने वाले वे नहीं हैं। जो भी कुछ कार्य हो रहा है, जो भी प्रगति, जो भी विकास कार्य हो रहा है, उसमें वो आम आदमी भी बराबर श्रेय का हकदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी भूमिका समाज के विकास में दे ही रहा है। ये बात अलग है कि उस भूमिका की तरफ किसी की नजर जा ही नहीं रही है। कवि श्रेय लेने की आपाधापी में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये प्रगति, ये विकास सब तुम्हारे युग का चमत्कार है, परंतु इसी सृष्टि का मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। कहीं ना कहीं इस विकास में मेरा भी योगदान है, अतः कुछ श्रेय मुझे भी लेने दो। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कवि यहां। मैं भले ही कवि हूं, किंतु कवि होने से पहले मनुष्य हूं। मैं भ्रमर की तरह फूल सूंघ कर नहीं जी सकता। यानी कवि का संकेत है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मुझे भी पूरी करनी है। मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी वस्त्रों की आवश्यकता है, तो मुझे इतना उपेक्षित मत करो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी मैं पूरी न कर सकूं, मैं प्राप्त न कर सकूं। अशोक के पत्तों से तन ढककर मैं नहीं रह सकता, मेरा भी अपना संघर्ष है। और इन पंक्तियों में यही भाव यहां अभिव्यक्त किया गया है। कवि लिखते हैं, कवि हूं सच है, किंतु षटपदों जैसा क्या मैं फूल सूंघ कर रह सकता हूं? षटपद यानी भ्रमर, भंवरा। कि जैसे षटपद, जैसे भंवरा फूल के पराग कणों का रस लेकर, उसकी खुशबू सूंघ कर अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है, बोले वैसे मैं फूल सूंघ कर नहीं रह सकता। यानी मुझे भी अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए भोजन की आवश्यकता है। यानी मूलभूत आवश्यकताएं मेरी भी हैं। कवि हूं सच है, पर अशोक के कोमल किसलय पहन ओढ़कर ही कैसे मैं रह सकता हूं? कवि हूं, मैं माना कि मैं कवि हूं, लेकिन कवि होने से पहले मैं मनुष्य हूं। मुझे भी अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है। अशोक के पत्तों से शरीर ढककर मैं नहीं रह सकता। कवि हूं सच है, किंतु क्षणिक तथ्यों को यूं अवहेलित करके शाश्वत का सीमांत कभी क्या मैं छू पाऊंगा? वे कह रहे हैं कि मैं कवि हूं, माना सच है ये बात कि मैं कवि हूं, लेकिन सामने जो तथ्य, जो जीवन का कटु यथार्थ, क्षणिक तथ्य यानी यथार्थ, जो जीवन का यथार्थ मुझे देख रहा है, उस यथार्थ की मैं उपेक्षा करके और शाश्वत सत्य को पाने के प्रयत्न में अपना जीवन बिता दूं, तो क्या वो शाश्वत सत्य में जीवन को उपेक्षित करके पा पाऊंगा? निश्चय ही नहीं प्राप्त कर सकूंगा। कवि हूं सच है, इसीलिए क्या आतप वर्षा हिम भी मुझसे दब जाएंगे कि मैं कवि हूं तो क्या मैं इतना सा कि ना मुझे रोटी की आवश्यकता है, ना मुझे वस्त्रों की आवश्यकता है, और मैं शाश्वत सत्य को पाने की क्षमता भी रखता हूं, और ये आतप यानी धूप, वर्षा और हिम यानी बर्फ, इन सबको भी मैं दबा सकता हूं। यानी प्रकृति पर भी मेरा नियंत्रण है, सृष्टि के गतिविधियों पर भी मेरा नियंत्रण है। इसीलिए क्या वात पित्त कफ शांत रहेंगे कि मेरी भी शारीरिक पीड़ाएं हैं, मुझ में भी, मेरे शरीर में भी वायु विकार होता है, पित्त का विकार होता है, कफ, ये तीनों, ये त्रिदोष माने गए हैं आयुर्वेद में। वात पित्त और कफ, इनके संतुलित रहने पर ही मनुष्य का जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो कहते हैं कि इसीलिए क्या वात पित्त कफ शांत रहेंगे कि वायु
पित्त और कफ जो त्रिदोष हैं, क्या वो मेरे शांत रहेंगे क्योंकि मैं कवि हूं? लेकिन कवि होने से पहले कवि का संकेत है कि वे मनुष्य हैं, और जिस तरह से प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक कष्ट होते हैं, जीवन में कष्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, उसी तरह से उनके जीवन में भी संघर्ष है, उनकी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना उनके लिए अनिवार्य है। नहीं नहीं, सो कैसे होगा? कवि विरोध करते हैं कि यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वे मानवीय दृष्टिकोण के तराजू में कवि के अस्तित्व को तोल ही नहीं रहे, उन्हें केवल एक कवि के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये आपका जो दृष्टिकोण है ये बिल्कुल गलत है, मुझे एक मनुष्य के रूप में देखो। नहीं नहीं, सो कैसे होगा, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं भी एक मनुष्य हूं और मेरी भी मानवीय आवश्यकताएं हैं। कवि हूं पीछे, मैं कवि तो बाद में हूं, पहले तो मैं मानव ही हूं, पहले तो मैं मनुष्य हूं। अति मानव या लोकोत्तर किसको कहते हैं? कि अति मानव यानी अतिरिक्त अलौकिक अद्भुत शक्तियों से युक्त मनुष्य, या इस लोक से परे कि कोई ऐसी ताकत मेरे पास नहीं है जिससे कि मैं क्षण भर में अपनी सभी जरूरतें, अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकूं। ये किसको कहते हैं? क्या होता है अति मानव, क्या होता है लोकोत्तर? मैं तो लोक को जानता हूं, मैं तो इस संसार का एक मामूली सा मनुष्य हूं, नहीं जानता, मैं अति मानव नहीं जानता, मैं लोकोत्तर नहीं जानता। मैं एक, इस कथन के द्वारा कवि संकेत कर रहे हैं कि मैं एक आम आदमी हूं, एक साधारण मनुष्य हूं। कैसे जानूं? कि कैसे मैं लोकोत्तर की बात करूं, कैसे मैं अति मानव को जानूं? सुख सुविधा में हुलस हुलस है। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि सुख सुविधा के लिए इच्छाएं, हुलस हुलस कर, हुलसना यानी उमंग से भरकर इच्छा करना। कि मैंने अपना जीवन कैसे बिताया है? सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उमंग से इच्छा कर करके मैंने अपना जीवन बिताया है, लेकिन वे सुख सुविधाएं मुझे प्राप्त नहीं हुई। दुख दुविधा में झुलस झुलस, और क्या मिला है मुझे? दुख और दुविधा यानी संघर्ष की आग में जल जल कर सब जैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं, कि सारे आम जो आदमी है इस सृष्टि के, इस परिवेश के, वे जैसे अपना जीवन संघर्षों से जूझ जूझ कर बिता रहे हैं, वैसे मैं भी अपना जीवन बिता रहा हूं, वैसे ही संघर्ष करते हुए मैं अपना जीवन बिता रहा हूं। यानी उन्होंने मानवीय दृष्टि से मनुष्य का, आम आदमी का आकलन करने, उसके अस्तित्व को स्वीकार करने की पैरवी की है यहां इस कविता में। इस कविता के अंत में कवि सद्य विकसित श्वेत यानी हाल में ही ताजा खिले श्वेत सफेद रंग के सुगंधित शेफाली के फूलों से आदि काव्य के निर्माता कवि वाल्मीकि का तर्पण करते हैं, यानी अपनी भावनाएं कवि वाल्मीकि को समर्पित करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इन 6 कविताओं पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत। पहला प्रश्न है, नागार्जुन की पहली प्रकाशित हिंदी कविता है। ऑप्शंस हैं राम के प्रति, मनुष्य हूं, अकाल और उसके बाद, या कालिदास। तो हम पढ़ चुके दोस्तों, ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनकी पहली हिंदी कविता राम के प्रति है, तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, नागार्जुन के विषय में असंगत कथन है। विकल्प है, नागार्जुन प्रगतिवादी कवि के रूप में विख्यात है, नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे और उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, युगधारा नागार्जुन का पहला व्यवस्थित कविता संग्रह है जो 1953 में प्रकाशित हुआ, नागार्जुन का साहित्यिक सिद्धांत आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। पहले तीनों कथन सही हैं दोस्तों, और हमसे पूछा गया है असंगत कथन। डी असंगत है, क्योंकि साहित्यिक सिद्धांत आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नागार्जुन का नहीं बल्कि प्रेमचंद का साहित्यिक सिद्धांत है, तो उत्तर होगा डी। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, नागार्जुन की समग्रतावादी काव्य दृष्टि केवल भारत की प्रकृति के सौंदर्य और संस्कृति की बहुलता तक सीमित नहीं है, वह भारतीय समाज और संस्कृति में मौजूद विकृतियों को भी पहचानती है और उनकी तीखी आलोचना भी करती है। नागार्जुन के काव्य के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, या रामविलास शर्मा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, मैनेजर पांडे का कथन है ये, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कालिदास कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, या पुरानी जूतियों का कोरस। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में संकलित है नागार्जुन की ये कविता, तो यानी उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग नागार्जुन की कालिदास कविता में संकलित नहीं है? अज इंदुमती प्रसंग, कामदेव को भस्म करने का प्रसंग, यक्ष की विरह वेदना का प्रसंग, शकुंतला दुष्यंत का प्रसंग। तो 3 प्रसंगों पर हम बात कर चुके हैं। शकुंतला दुष्यंत का प्रसंग इस कविता में नहीं है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है निम्नलिखित में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए सरस्वती, बी विश्वबंधु, सी रूपाभ या डी पारिजात। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, बादल को घिरते देखा है कविता के मूल भाव के विषय में सत्य कथन कौन सा है? कविता में वर्षाकालीन प्रकृति सौंदर्य का मोहक चित्रण है, कविता यक्ष की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है, कविता में भारत के सांस्कृतिक वैभव की सांकेतिक अभिव्यक्ति तथा ह्रासोन्मुख भारतीय की वेदना का चित्रण है, इस कविता में अंग्रेजी शासन की दमन नीति के विरुद्ध आक्रोश की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवि हमारे सांस्कृतिक ऐश्वर्य की चर्चा करते हैं और उसके बाद जो वर्तमान का जो ह्रासोन्मुख भारतीय संस्कृति का जो दृश्य है उस पर वेदना व्यक्त करते हैं। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई उसकी वह अलका। पंक्ति में रेखांकित शब्दों का सांकेतिक अर्थ है धन संपन्न ऐश्वर्यशाली भारत, देवलोक, ऋषि मुनियों का देश या धर्मपरायण भारत। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धनपति कुबेर को धन का स्वामी कहा जाता है, देवताओं के धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी कुबेर की होती है। तो धन संपन्न ऐश्वर्यशाली अलका नगरी ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो धन संपन्न ऐश्वर्यशाली भारत की ओर यहां संकेत किया गया है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद नागार्जुन की किस प्रकार की कविता है? सौंदर्य बोध की कविता, प्रगतिशील चेतना की यथार्थपरक कविता, लघु मानव की स्थापना की कविता या आस्था और विश्वास की कविता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रगतिशील चेतना की यथार्थपरक कविता है अकाल और उसके बाद, तो आंसर होगा बी। अकाल और उसके बाद कविता में चित्रण है शोषित वर्ग का, नष्ट हुई फसल की वेदना का, भूख से जूझते परिवार का या उपर्युक्त सभी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस कविता में भूख से जूझते परिवार का चित्र प्रस्तुत किया गया है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। पंक्ति का व्यंजित अर्थ है घर में कई दिन बाद भोजन पकाने के लिए चूल्हा जला, घर में आग लग गई और धुआं आंगन के ऊपर दिखाई देने लगा, घर में आनंद उल्लास का वातावरण बना, सूने आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि घर में कई दिन बाद भोजन पकाने के लिए चूल्हा जला। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, खुरदरे पैर कविता की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। एक श्रमजीवी महिला की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण, साइकिल पर बोझा ढोने वाले व्यक्ति के प्रति संवेदनात्मक अभिव्यक्ति, जीवन के संघर्ष का चित्रण, खुरदरे पैर जीवन में व्याप्त कृत्रिमता का प्रतीक है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। साइकिल पर बोझा ढोने वाले श्रमजीवी व्यक्ति के प्रति कवि ने संवेदनात्मक अभिव्यक्ति की है, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, नागार्जुन की शासन की बंदूक कविता सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? धर्मयुग, विश्वबंधु, कल्याण या जनयुग। तो यह कविता दोस्तों जनयुग में प्रकाशित हुई, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शासन की बंदूक कविता कवि के किस कविता संग्रह में संकलित है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था या रत्नगर्भ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कविता तुमने कहा था कविता संग्रह में संकलित है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, शासन की बंदूक कविता किस राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित है? भारत पाक विभाजन, कश्मीर समस्या, भारत चीन, भारत पाक युद्ध के बाद कांग्रेस की तानाशाही और वोटों की राजनीति। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और उसके बाद 1967 के चुनाव की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये कविता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागार्जुन की मनुष्य हूं कविता किस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यंजक है? मानव मूल्यों की स्थापना, समाज के उपेक्षित वर्ग के मनुष्य होने के अधिकार की पक्षधरता, सामाजिक विकृतियों पर चोट, स्वार्थ पोषित राजनीति पर व्यंग्य। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपेक्षित वर्ग भी मनुष्य है, उसे मनुष्य के रूप में देखने की आवश्यकता है।
बात को प्रस्तुत किया है यहां कवि ने अपने शब्दों में। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी हैं? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया और ये पंक्तियां हैं नागार्जुन की, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कवि की, इसलिए आप इन पंक्तियों को भी ध्यान में रखेंगे। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। यूजीसी नेट 2021 में प्रश्न पूछा गया। तथ्य है, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। तो दोस्तों इन चारों कथनों में से दूसरा सही है और चौथा सही है, क्योंकि इसके अंतिम भाग में कविता के किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूतियों का चित्रण है और बादल, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है बल्कि वो कालिदास का बादल है। तो दूसरा और चौथा जो है वे सही हैं। तो यहां दूसरा और चौथा है डी विकल्प में, तो आंसर होगा हमारा डी। जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहां कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं, यानी मार्क्सवाद के दायरे में बंध कर नहीं रहते बल्कि उनकी विषय वस्तु कहीं और से भी विषय ग्रहण करती है। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट 2019 में। मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या नागार्जुन। तो नागार्जुन के विषय में है ये कथन, तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में प्रश्न पूछा गया। निराला, नागार्जुन, दिनकर या हरिऔध। तो नागार्जुन वो कवि हैं जिन्होंने कबीर की तरह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हर गलत बात का विरोध किया। तो आंसर है बी। अगला प्रश्न, हरिजन गाथा किसकी रचना है? यूजीसी नेट 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगोड़ी या आलोक धनवा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागार्जुन की एक लंबी कविता है हरिजन गाथा, और दोस्तों ये दलित विमर्श की कविता है। कांग्रेस के शासनकाल में एक बार बहुत समय पहले ऐसा हुआ था कि दो दलों में संघर्ष हो गया था, छिड़ गया था, क्योंकि जो दलित वर्ग थे उनकी जमीनें दूसरा वर्ग हड़प रहा था और उस चक्कर में, उस आपसी रंजिश के चलते जो शक्तिशाली प्रभावशाली वर्ग था उसने उनको गोलियों से भून डाला था और गोलियों से भूनने के बाद उन सबको इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी थी। तो वो जो घटना है उस पर आधारित है नागार्जुन की कविता हरिजन गाथा। ये एक प्रकार से दलित विमर्श की कविता मानी जाती है। तो आंसर होगा हमारा बी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि 6 कविताएं, उनकी विषय वस्तु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। अब बहुत कम समय है हमारे पास, तो हमें जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ना है। नमस्कार।